तालाब में नीले रंग के कमल चारों तरफ खिल रहे थे। सीढ़ियों पर काई की परतें जमी थीं और वे जगह जगह से चटक रही थीं। उसके किनारे पत्थर के खंभों पर टिका एक छोटा सा मंदिर था, जिसकी ग्रेनाइट से बनी काफी नीची छत मौसम, समय और यात्रियों के चूल्हों के धुओं से काली पड़ गई थी। इस नन्ही सी इमारत के ऊपर और इधर उधर बरगद, पीपल और आम के पेड़ लगे थे, जिनके पार दूर तक हरे भरे पौधों की लतरें फैली थीं, जो तेज हवा के झोंकों में इस तरह मर मर ध्वनि करती जैसे सागर की लहरें हों। इस सारे प्रदेश में हर तरह के पेड़ पौधे एक दूसरे में घुसे घिरे फलते फूलते नजर आते थे। तालाब के जल की सतह पर सूरज चमक रहा था। दाढ़ी वाला जो जगन को यहां लेकर आया था, पक्षियों को जल में खेलते देखता जैसे ध्यान मग्न हो चला था। कितनी शांति छाई है, जगन ने मन को दबाती इस परम शांति में छेद करने के उद्देश्य से कहा। दूसरे ने सिर हिलाया। काफी बदल गया है सब कुछ। जब से पहाड़ियों पर वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, बसें सड़क पर दौड़ने लगी हैं। वो सोचता रहा, फिर बोला, जब मैं यहां रहता था गुरुजी के साथ, तब नल्लप्पा की झाड़ियों तक पैदल चलकर उस पार शहर में पहुंचने तक कहीं एक भी आदमी नहीं दिखाई देता था। तब लोग पहाड़ पर आज की तरह नहीं जाते थे। जंगलों में डाकू छिपे होते थे और शेर, चीते और हाथी विचरते थे। लग रहा था कि इनकी जगह पर अब बसों को आते जाते देखने से उसे शिकायत हो रही है। आप यहीं क्यों नहीं रहने आए? जगन ने पूछा। तो और कहां रहते? पत्थर और कहां मिलते हैं? उसने झाड़ियों के पार उंगली उठाकर दिखाया। वो मेम्पी की नाक देख रहे हैं? मुलायम पैनल के काम के लिए ये पत्थर अच्छा रहता है। गर्भगृह में लगाई जाने वाली मूर्तियों के लिए और ऊपर जाकर पत्थर निकालना पड़ता है, जिस पर काम करना मुश्किल भी काफी होता है और टूट फूट भी बहुत होती है। पत्थर की समस्याओं से उसका दिमाग ऊपर तक भरा लग रहा था। जगन ने आश्चर्यपूर्वक उसे निहारा और प्रश्न किया, ऐसी जगह पर खाने पीने के लिए क्या करते होंगे, वो भी बीवी बच्चों के साथ? दाढ़ी वाले ने सिर झटक कर कुछ इस तरह जवाब दिया जैसे ये प्रश्न बहुत छोटा है। गुरुजी ऐसी बातों की चिंता नहीं करते थे। उन्होंने शादी ही नहीं की। मैं 5 साल का था तब उनके पास आया। मुझे पता नहीं कि मेरे माता पिता कौन थे। लोग कहते थे कि गुरुजी नदी की सीढ़ियों से मुझे उठाकर लाए थे। जगन पूछना चाहता था कि वो किसी राह से गुजरती औरत से कहीं उन्हीं का बेटा तो नहीं है जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन चुप रह गया। दाढ़ी वाला अपने अतीत में खोस आ गया और जगन ने सोचा, ये सबसे सफेद दाढ़ी वाला आदमी बाल घने काले करने का काम करता है। अपनी दाढ़ी पर ही ये उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? उसने सवाल किया, आपका बिजनेस कैसा चलता है? ये सवाल उसे पहले ही पूछ लेना चाहिए था जब वो चुप था। दाढ़ी वाले ने उत्तर दिया, चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, सेल्स टैक्स वाले लोग मुझ तक नहीं पहुंचते हैं। ये बड़े सुख की बात है, जगन ने कहा, और वो अपने यहां इन लोगों के समय समय पर होने वाले हमलों की बात सोचने लगा, जब उनके गुर्गे छिपे हुए हिसाब की तलाश में उसकी अलमारियों को ऊपर से नीचे तक खंखोड़ डालते थे। अंत में वे उसका तैयार किया हिसाब ही स्वीकार कर लेते और उस सारी रकम से बेखबर बने रहते थे जो 6 बजे के बाद इकट्ठा होने वाले पैसे के रूप में छोटे जग में शांति से जमा होता चला जाता था। घर के पिछवाड़े पनपने वाले झाड़ झंकाड़ के रूप में ये अपने आप ही बढ़ता चला जाता था। उसे टैक्स नाम की हर चीज से एक आंतरिक परहेज सा मालूम होता था, जिसका कोई कारण उसके समझ में नहीं आता था। अगर गांधी जी ने कहीं भी कहा होता कि अपना सेल्स टैक्स समय पर अदा करो, तो वो उनकी हिदायत का पालन करता। लेकिन जहां तक उसकी जानकारी थी, गांधी जी का कोई ऐसा वचन उसकी नजर में नहीं आया था। दाढ़ी वाला बोला, लेकिन देर सवेर वे तब जागते हैं जब उनके बाल सफेद होने लगते हैं। जगन ने अवसर का लाभ उठाकर कहा, लेकिन आप खुद पालन नहीं करते। मुझे अपनी सफेद दाढ़ी पसंद है, इसलिए रखता हूं। किसी पर पाबंदी तो नहीं है कि अपने बाल जरूर काले करे। अगर मुझे पत्थरों पर काम करने का अवसर ना मिलता तो मैं बाल काले करने के इस धंधे में ना पड़ता। आप जानते ही हैं कि चीजें कैसे होती हैं। गुरुजी ने सालों मेरी परवरिश की। जगन ने मन ही मन इसका प्रतिकार किया। कैसे ना करते, क्योंकि किसी वहां से गुजरती औरत से तुम उनकी अकेली संतान थे। दाढ़ी वाले ने हॉल के एक कोने की तरफ संकेत किया। वहां बैठकर वे मूर्ति पर काम करते और मैं पत्थर उठाकर यहां लाता। उनकी सारी जिंदगी यहीं बीती। उनके पास बहुत कम चीजें थी जो हथेली में समा सकती थी। उस दूसरे कोने में, जहां की दीवार काली हो रही है, मैं उनके लिए जरा सा चावल पकाता।
दिन भर वे यहाँ बैठे मूर्ति पर काम करते रहते या हम दोनों पहाड़ी से पत्थर लाने चले जाते। वे किसी से मिलते नहीं थे, सिवाय उनके जो मूर्तियां बनवाने यहाँ आते थे। लोग आते हुए डरते थे क्योंकि यहाँ सांप हैं, लेकिन गुरुजी उन्हें प्यार करते थे और किसी को भी जंगल की सफाई नहीं करने देते थे। इस पेड़ पर बंदर दौड़ते रहते थे, अब भी कुछ हैं। गुरुजी कहते थे, मैं पेड़ों के फल इनके साथ मिल बांट कर खाऊंगा। उन्हें सांप, बंदर और दूसरे प्राणियों का साथ पसंद था। एक दफा एक चीता भी निकल आया था। वे कहते थे, हमें धरती पर एकाधिकार करने का कोई हक नहीं है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमेशा उन्होंने इसका पालन किया। एक रात जब उनकी मौत हुई, मैं दिया जलाए रात भर उनके पास बैठा रहा। फिर तालाब के किनारे उनके शरीर पर लकड़ी और घास फूस रखकर आग लगा दी। दूसरे दिन मैं शहर आया और इधर उधर भिक्षावृत्ति पर जीवित रहा। तभी मुझे इस बिजनेस का विचार आया। यही है मेरी कहानी। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, हालांकि उन दिनों मैं ज्यादा सुखी था। ये सब सोचता विचारता वो कुछ देर इस छोटे से हॉल में घूमा, फिर एक ताक में झांक कर बोला, यहां एक देवता की मूर्ति थी जो हमारे यहां आने से कई वर्ष पहले चुरा ली गई थी। एक रात गुरुजी ने मुझे जगाकर कहा, इस मंदिर के लिए मैं एक नई मूर्ति बनाता हूं, तब फिर यहां रौनक हो जाएगी। उन्होंने सपने में पंचमुखी गायत्री के दर्शन किए थे, जो रूप कहीं दिखाई नहीं देता, ज्योति की देवी। उन्होंने इसे बनाने के लिए एक पत्थर भी काटा था और उस पर पहले अंकन किए थे। वो इस आंगन में ही कहीं पड़ी थी, मैं देखता हूं। वो अचानक क्रियाशील हो उठा, हॉल के हर कोने में झांक झांक कर देखता रहा, फिर पीछे गया जहां तरह तरह के फूल बेतहाशा खिल रहे थे। उसे एक बांस का डंडा मिला जो एक ढेर में पड़ा था। अरे, ये अभी तक यहां है, कहकर उसने उसे उठा लिया और उसे हाथ में लिए स्वयं हजारों साल पुरानी प्रतिमा की तरह इधर उधर घूमने लगा। इस वातावरण और भूमिका में उसे यहां देखते हुए और स्वयं भी उसी के पीछे पीछे डोलते हुए जगन ये सोच नहीं पा रहा था कि वो 20वीं शताब्दी में रह रहा है। मिठाई की दुकान चलाना, पैसा और बेटे की समस्याएं उसे छू नहीं पा रही थीं। यथार्थ की दुनिया धुंधली पड़ गई थी। पुरानी शताब्दियों का ये आदमी उसके ध्यान में व्याप्त था, लग रहा था वो आविष्ट है। एक पेड़ के नीचे घास के एक टुकड़े की तरफ इशारा करके वो बोला, ये वो स्थल है जहां गुरुजी को मैंने अग्नि दी थी। मुझे वो भयंकर रात अब तक याद है। वो उस वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके कुछ देर खड़ा रहा और कुछ मंत्र पाठ करता रहा। हमें अपने शरीर के कारण कोई धोखा नहीं रखना चाहिए। अपनी यथार्थ प्रकृति के बारे में, मनुष्य हड्डी और मांस मज्जा नहीं है। गुरुजी ने ये सिद्ध भी कर दिया। उसने ये घोषणा की और जैसे पागल होकर अपनी छड़ी से चारों तरफ के पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों की धुनाई शुरू कर दी। सांप, बिच्छू, गिरगिट, पक्षी, मेंढक जो वर्षों से वहां सोए पड़े थे, अचानक उठ उठकर इधर उधर भागने लगे। हरियाली के टूटने से जो अलग सुगंध पैदा हो गई थी, उसे सूंघता हुआ और विनाश की इस लीला का जैसे सुख लेता हुआ वो घूमता रहा। फिर बोला, मैं जानता हूं जो सांप यहां सोए पड़े होंगे वे हमारे आते ही कहीं और चले गए होंगे। उनकी आदतें विलक्षण होती हैं, बहुत सतर्क और सचेत। घास फूस के नीचे पत्थर के कटे छंटे टुकड़े और दूसरी छोटी मोटी चीजें नजर आने लगीं। उसने छड़ी से उनकी तरफ इशारा कर करके बताना शुरू किया, ये विष्णु भगवान का पायदान है जो किसी मंदिर के लिए बनाए गए थे। वे बाहें सरस्वती की हैं, विद्या और ज्ञान की देवी। पत्थर में जरा सी दरार पड़ जाने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। गुरुजी ये दोष देखकर इतने दुखी हुए कि उन्होंने फौरन उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया और 3 दिन तक किसी से नहीं बोले। ऐसे अवसरों पर मैं उनसे दूर रहता था और इमली के उस पेड़ के पीछे छिपा रहा। जब मूड ठीक हो गया तो उन्होंने मुझे बुला लिया। और वो दूसरा ब्लॉक कहाँ है 2 वर्ग फीट वाला? उसके हाथ पैर तो नहीं निकल आए जो यहां से चला गया। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर मूर्ति एकदम बढ़िया बनी हो तो वो अपने आसन पर स्थिर नहीं रहती। मुझे नृत्य करने वाले शिव जी नटराज की वो कहानी कभी नहीं भूलती, जो इतनी सर्वांग संपूर्ण बनी थी कि उसने बात की बात में तांडव नृत्य शुरू कर दिया और सारा शहर हिलने डुलने लग गया। और इसे रोकने के लिए मूर्ति की एक उंगली जरा सी तोड़नी पड़ी। इसलिए सुरक्षा के लिए मूर्तिकार लोग हमेशा अपनी बनाई सब मूर्तियों में जरा सा दोष अवश्य छोड़ देते हैं। वो इस तरह बोलता रहा और जगन मुंह बाय इस नई दुनिया को अपने सामने खुलते हुए देखता रहा।
उसे अचानक महसूस हुआ कि इस सब के सामने उसका सारा जीवन कितना शूद्र रहा है। लॉली की मूर्ति से लेकर मिठाई की दुकान तक और माली की समस्याएं, इन सब का क्या अर्थ है? क्या मेरा नया जन्म हो रहा है? वो सोचने लगा। फिर जोर से बोला, ये सब बातें जीवन का अंग हैं, लेकिन सब कुछ गुजर जाता है। दाढ़ी वाले ने अचानक की गई उसकी इस टिप्पणी पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा, सही है, सही है। आपको अपने यथार्थ से कभी अलग नहीं होना चाहिए, जो हड्डियां और रक्त मांस नहीं है। ये कहकर उसने अमरूद के पेड़ पर नजर डाली। एक अमरूद तोड़ा और 10 साल के बच्चे की तरह चहक कर उसमें दांत गड़ा दिए। इस पेड़ में हमेशा बढ़िया फल लगता है। बंदरों को ये बहुत पसंद है और कई दफा इसके ऊपर उतने ही बंदर चढ़े दिखाई पड़ते हैं जितने उसमें पत्ते लगे होते हैं। उसने फिर शाखा को पकड़कर अपनी ओर खींचा। एक अमरूद तोड़ा और उसे जगन की ओर बढ़ा दिया। जगन ने ले तो लिया पर खाया नहीं। मैं मीठा और नमकीन नहीं खाता। क्यों? दूसरे ने पूछा। बात यह है, अपना इस बारे में दर्शन बखान कर वो बोला, ये सब मैंने अपनी किताब में अच्छी तरह समझाया है। किताब शब्द सुनते ही दूसरे की रुचि इसमें खत्म हो गई। उसे पत्थर और ताड़ पत्र पर अंकित शब्द ही समझ में आते थे और मुद्रित पुस्तक उसे आकर्षित नहीं करती थी। लेकिन जगन पर उसकी इस उपेक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो बताने लगा, नटराज छाप रहा है मेरी किताब, उसे जानते हैं? लेकिन दाढ़ी वाले को इसका उत्तर देने में जरा भी रुचि नहीं हुई। उसने जगन की पूरी तरह उपेक्षा की और उसने ये भी नहीं देखा कि उसके हाथों से अमरूद जमीन पर जा गिरा है। वो ये निश्चय नहीं कर पा रहा था कि भोजन शास्त्र की दृष्टि से अमरूद खाना लाभदायक है या नहीं। अगर लाभदायक हो तो उसे न खाना कितनी शर्म की बात थी, क्योंकि हरा पीला मुलायम अमरूद बहुत आकर्षक था। अपने स्वास्थ्यवर्धक भोजन के सिद्धांत निश्चित करने से पहले वो हर रोज दर्जन भर अमरूद खा जाया करता था और 7 से 12 की उम्र के बीच तो उसके बदन से भी अमरूद की खुशबू आने लगी थी। उसके घर के पिछवाड़े अमरूद का बहुत बड़ा पेड़ था और एक दिन उसके पिता ने ये कहते हुए उसे काट फेंक दिया था कि जब तक ये शैतान यहां खड़ा रहेगा तब तक ये बच्चे और कुछ नहीं खाएंगे। देखो कैसे एक के बाद दूसरा पेट के दर्द से तड़पने लगता है। वो धीरे धीरे दाढ़ी वाले के पीछे घूमता इन्हीं बातों को सोचता चला जा रहा था कि दूसरा उससे पूछ बैठा, आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसने सिर को झटका देकर कहा। हम कितनी देर से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। वैसे होना तो यहीं कहीं चाहिए, दाढ़ी वाला कह रहा था। उसने डंडे को सामने टिकाया और उस पर अपनी ठोड़ी रखकर सोच में डूब गया। जगन ने प्रश्न किया, इसके लिए इतना परेशान क्यों हैं? जरूरी बात है, बहुत जरूरी। जब मिल जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। फिर डंडे से अपना मुंह हटाकर बोला, अब मुझे याद आया, आइए मेरे साथ। ये कहकर वो तेजी से तालाब की ओर बढ़ा। मेरे पीछे आइए, सीढ़ियां चिकनी हैं, ध्यान से चलें। ये कहकर वो नीचे उतरा और पानी उसके घुटनों तक आ गया। जगन ठिठका। वो इसका उद्देश्य समझ नहीं पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे तालाब में धक्का दे दे और शहर लौट कर कहे कि मिठाई वाला नहीं रहा। दाढ़ी वाला बहुत उत्तेजित लग रहा था। उसने सिर उठाकर आवाज लगाई, आप आते क्यों नहीं? धोती भीग गई तो क्या होगा, सुखा ली जाएगी। जगन काई लगी सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतरने लगा। उसके पैरों में चुनचुनी मचने लगी। धोती भी गीली हो गई और उसे हल्की सी कंपकपी भी महसूस हुई। लेकिन उसे नीले कमल के फूलों के ऊपर मंडराते भौरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी चेतना जैसे ऊपर उठ रही थी। इस क्षण यहां मृत्यु को प्राप्त होना कितना सुख देगा। दुनिया की समस्याएं सब अपने आप हल हो जाएंगी। वो अपने ख्यालों में डूब उतरा रहा था कि दोनों हाथ पैरों में पानी में घुसे दाढ़ी वाले ने सिर ऊपर उठाकर कहा, यहां आओ। उसकी आंखें चमक रही थीं और दाढ़ी हवा में फरफरा रही थी। जगन सोचने लगा, अब इससे छुटकारा नहीं है। अब जरूर ये मेरे हाथ पकड़कर मुझे पानी में दबा देगा। क्या करूं, रुकूं या भाग लूं? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उसने कदम और आगे बढ़ाया। अब उसकी कमर तक पानी आ गया था। गठिया के मरीजों के लिए ठंडा पानी फायदा पहुंचाता है, लेकिन मुझे तो गठिया नहीं है। अगर यहां मैं डूब कर नहीं मरा तो बाद में निमोनिया से जरूर मर जाऊंगा। फिर अगले जन्म में मैं क्या बनकर पैदा होऊंगा?
और वो संभावनाओं पर विचार करने लगा। पालतू कुत्ता, खतरनाक बिल्ली, सड़क का गधा, हाथी पर सवार महाराजा, कुछ भी बनूं, इस हलवाई होने से तो अच्छा ही होगा जिसका ऐसा बिगड़ा हुआ बेटा भी हो। दाढ़ी वाले ने नीचे झुके झुके ही आज्ञा दी। यहां हाथ डालकर देखो कि क्या है। जगन ने आज्ञा का पालन करने के लिए काई पर पैर जमाकर हाथ नीचे बढ़ाया। वहां क्या महसूस होता है? दाढ़ी वाले की कड़क आवाज सुनाई दी। जगन महसूस कर रहा था कि जब से दाढ़ी वाले ने इस जंगली बाग में प्रवेश किया है, तब से वो अधिकारी ढंग से व्यवहार कर रहा है। अब वो कबीर गली का मीठा बोलने वाला बालों का रंगसाज नहीं रहा, बल्कि सैनिक टुकड़ी के कमांडर की तरह आदेश देने वाला छोटा मोटा अफसर ही बन गया है, जिसे ये भी विश्वास नहीं है कि उसका पालन किया जाएगा। जगन ने डरते डरते अपनी बाहें पानी में डाली तो किसी चीज ने उसे कसकर पकड़ लिया और वो एकदम चीख उठा, लेकिन ये दूसरे आदमी के हाथ थे। दाढ़ी वाला उसके हाथ थामकर पत्थर पर फिराने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट झलक आई। यही वो पत्थर है, अब इसे निकालते हैं। अपनी तरफ से इसे संभाल कर पकड़ लो। उठा नहीं पा रहे? मैं समझ गया। अगर आप दूसरे लोगों की तरह सामान्य ढंग से रहते और अपनी दुकान की मिठाइयां भी खाते तो ज्यादा ताकत होती। मुझे याद आया कि गुरुजी ने इसे पानी में क्यों रखा, क्योंकि वे इसकी सतह के दाने निकालना चाहते थे। उसमें कुछ खरोंचें महसूस हो रही हैं। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन अचानक तय किया कि इसे पानी में कुछ समय रखना चाहिए। वे हमेशा कहते थे कि पत्थर को पानी में जितने ज्यादा समय तक रखा जाए उतना। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाई और निराशा से कहा, अगर आप इसे बाहर खींचने का मन बना लें, बस इच्छा शक्ति की कमी है। ये कोई बहुत बड़ी मूर्ति भी नहीं है, काफी छोटी है, मुश्किल से 2 फीट की, और जब पूरी बन जाएगी तो 1.5 की ही रह जाएगी। क्या आप 1.5 फीट रह जाने वाली मूर्ति का पत्थर भी नहीं उठा सकते? मैं हाथ का सहारा भर चाहता हूं, उठा तो मैं खुद लूंगा, जरा मदद कीजिए। वो बारी बारी से प्रार्थना और डांट फटकार दोनों ही कुछ इस तरह कर रहा था कि अंत में जगन को फैसला करना ही पड़ा कि इसे निकाले बिना कोई चारा नहीं है। ये सोचकर उसने सिर पर पहले फेंटा बांधा और धोती को ऊपर लेकर कसा, फिर सांस रोककर पत्थर का अपनी तरफ वाला हिस्सा बाहर खींचने के लिए कसकर पकड़ा। लेकिन क्षण भर रुककर यह सोचा कि इस उम्र में इतना बड़ा पत्थर इस तरह उठाना क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ हानिकारक तो साबित नहीं होगा। लेकिन यह समय स्वास्थ्य और शारीरिक हानि पर ध्यान देने का नहीं था। उसने जोर लगाया और ऊपर पहुंचते ही वो पत्थर वहीं पटक दिया और बाहर निकलकर घास पर लंबा लेट गया और आंखें बंद कर लीं। जब उसकी सांस में सांस आई तो उसने देखा कि वो दूसरे पत्थर को लुढ़काता लिए चला जा रहा है और कह रहा है, पास आओ और देखो, गुरुजी ने छेनी से निशान डाले हैं और देवी की पूरी आकृति भी बना दी है। फिर वो उस पर लगी काय की परतों पर परतें खरोंच खरोंच कर फेंकने लगा और पत्थर को सूखने के लिए छोड़ दिया और जैसे ध्यान मग्न हो गया। जगन की नजरों के लिए ये और पत्थरों की तरह ही पत्थर था और इसमें खोदी रेखाएं भी संतोषजनक नहीं थीं। लेकिन दाढ़ी वाला इसे देखकर जैसे नशे में डूब गया था। ये देवी के हाथ हैं, उनके 10 हाथ हैं, और उन 2 हाथों को छोड़कर जिनसे वे सुरक्षा और आशीर्वाद दे रही हैं, बाकी सब हाथों में उनका कोई न कोई विशेष पदार्थ है। कुछ समय तक वो देवी के वर्णन में व्यस्त रहा, फिर उनकी कहानी सुनाना शुरू किया। मुझे देवी की कहानी पता है, जगन ने कहा। किसे पता नहीं, बाल काले करने वाला बोला। फिर भी इसे बार बार सुनने से पुण्य होता है। देवी हमेशा आपकी रक्षा करेंगी और जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता प्रदान करेंगी। फिर वो संस्कृत के श्लोक बोलने लगा। आसमान में चिड़ियां अचानक चहचहाने लगीं। तालाब के किनारे बैठे मेंढक पानी में कूद गए और जगन पानी में इन जीवों के चलने फिरने से बनने वाली लहरियों को देखने लगा। दूसरा बोला, अगर मैं ये काम पूरा करने में अपना जीवन लगा सकूं तो मैं शांति से मरूंगा। आपकी उम्र क्या है? जगन ने पूछा। उम्र जानना चाहते हैं? अच्छा, अंदाजा लगाइए। इन प्रश्नों का उत्तर देने से जगन हमेशा बचता था। वो तय नहीं कर पाता था कि पूछने वाला अपने को युवा दिखाना चाहता है या सही उम्र से ज्यादा। इसलिए इस बहस से कतराते हुए उसने कहा, मुझे अंदाजा नहीं है, और उसके सिर पर नजर डाली जो एकदम गंजा था। यहां तो डाई हो ही नहीं सकती, उसने सोचा। मैं 69 का हूं, दूसरे ने सपाट ढंग से कहा। मैं 70 का होने पर शांति से मरने को तैयार हूं, अगर मैं ये मूर्ति पूरी करके उसे मंदिर में पधरा सकूं। आप साल भर में इसे पूरी बना लेंगे? जगन ने पूछा। बना सकूंगा या नहीं, उसने कहा, ये मैं कैसे बता सकता हूं।
ये तो भगवान के हाथ में है। इतने समय पानी में पड़े रहने के कारण पत्थर कभी भी बीच से चटक सकता है, तो फिर क्या होगा? इस स्थिति में जगन को कई संभावनाएं दिखाई देने लगीं। वो सोच ही रहा था कि क्या कहूं कि दूसरे ने कहा, तब टूटी प्रतिमा को जमीन में गाड़कर नए सिरे से पत्थर खोदकर निकालकर उसे पानी में रखकर काम शुरू करना पड़ेगा, और क्या? अगर वो भी टूट जाए तो? ये प्रश्न और विचार ही अशुभ है। दाढ़ी वाले ने आंखें तरेर कर देखा और बोला, दूसरा पत्थर ज्यादातर नहीं टूटता। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर दूसरा कहने लगा, दशभुजा देवी, ये कल्पना ही मुझे जगा देती है। वो संस्कृत का मुक्त विद्रुपम हेमा गीत गाने लगा। छंद पूरा करने के बाद पूछने लगा, इसका अर्थ समझते हैं? हाँ, मोटे तौर पर, जगन ने सावधानी से उत्तर दिया। इसका अर्थ यह है कि देवी, जिसकी आकृति मुक्ता के समान श्वेत है, मुक्ता यानी मोती, और हेम यानी सोना, और आकाश का नीला रंग और सीपी का लाल। ये कहकर उसने लंबी सांस भरी, कुछ देर रुका और फिर आगे कहने लगा, क्योंकि देवी ही वो प्रकाश है जिससे सूरज चमकता है। उनके भीतर रोशनी के सब रंग हैं और हर तरह की चमक है जो उनके अलग अलग रंगों वाले 5 चेहरों से व्यक्त होता है। उसके 10 हाथ हैं। एक हाथ में एक शंख है जो ध्वनि का मूल है, एक में चक्र है जिससे विश्व को गति प्राप्त होती है, भाला है जो दुष्ट शक्तियों का नाश करता है, रस्सी है जो बांधती है, सौंदर्य और संतुलन के लिए कमल का फूल है, एक भिक्षा पात्र है और एक कपाल है। उसके देवत्व में वो सब विद्यमान हैं जिसे हम अपनी सूखी हड्डियों से लेकर सृष्टि की सुंदरतम रचना में महसूस करते हैं। इस विवरण से जगन आश्चर्य और आतंक से भर उठा। दाढ़ी वाला कुछ देर शांति से बैठा रहा, फिर कहने लगा, मेरे गुरुजी हमेशा देवी के इस रूप का चिंतन करते थे और दूसरों के ध्यान के लिए उसी को व्यक्त करने का प्रयत्न करते थे। यही उनका उद्देश्य था और इसी को मैं अपने कार्य में प्रदर्शित करना चाहता हूं। अब वो काम की बात पर आया। इस कार्य में आप जैसे लोग ही सहायता कर सकते हैं। ये सुनकर जगन चौंक उठा। वो नहीं जानता था कि ये सब उद्योग उसी के लिए किया जा रहा है। कैसे कैसे? उसने चिंतित होकर पूछा और दूसरे के जवाब देने से पहले ही कह उठा, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। नहीं नहीं, मैं एक साधारण व्यापारी भर हूं। दाढ़ी वाला बोला, आप ये बाग खरीद क्यों नहीं लेते और ये मूर्ति यहां लगवा देते? मैं? अरे मैं नहीं नहीं। उसने अपना सुरक्षा का घेरा कड़ा करते हुए कहा और बात को हंसकर उड़ा देने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाला बड़े गंभीर भाव से उठकर खड़ा हुआ और एक उंगली उसकी आंखों के सामने करके कहने लगा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं तो सोचता था कि आपको यहाँ के वातावरण में बहुत सुख और आराम प्राप्त होगा। हाँ हाँ, ईश्वर जानता है कि मुझे ऐसे स्थान की कितनी जरूरत है। मेरे मित्र, आप जानते हैं कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकदम गायब हो जाना चाहिए, जिससे दूसरे लोग शांति से जीवन बिता सकें। शास्त्रों के अनुसार भी मनुष्य के लिए यही उचित है। जीवन में समय आने पर पति पत्नी दोनों को जंगल में चले जाना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी अपने अनुसार सुखी जीवन बिता सकें। जगन को दाढ़ी वाले का ये कथन इतना पसंद आया कि वो जीवन से अपने अलग होने की इच्छा विस्तार से उसे बताने को तैयार हो गया। पत्नी का देहांत, बेटे का विकास और उसकी अद्भुत योजनाएं कि कैसे लौली की मूर्ति के पीछे बना उसका पुराना घर अब उसके लिए बिल्कुल नरक बन गया है। लेकिन उसने अपनी जबान बंद रखना ही उचित समझा। उसे अपने बेटे की समस्या दूसरों को बताना अच्छा नहीं लगा, ये सोचकर कि बाहरी आदमी को अपने घाव क्यों दिखाए जाएं।